वीएमडी कॉलेज दयालपुर के इतिहास ऑनर्स पार्ट 3 के विद्यार्थियों, आज के ई कंटेंट सामग्री में चर्चा का व्याख्यान का विषय हिटलर और नाजीवाद और जर्मनी पर इसका प्रभाव, और जर्मनी के साथ साथ विश्व के अन्य भूभाग पर, यूरोप महाद्वीप पर नाजीवाद और हिटलर के कारण क्या क्या घटनाएं घटी, उस पर चर्चा की जाएगी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद की राजनीति की दो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। इटली में बेनिटो मुसोलिनी के नेतृत्व में फांसीवाद एवं जर्मनी में एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में नाजीवाद का उदय और विकास। इनका उदय दो विश्व युद्धों के मध्य की अवधि में हुआ था। इन दोनों घटनाओं का विश्वव्यापी प्रभाव पड़ा और समस्त राजनीतिक परिदृश्य बदल गया। नाजीवाद का क्या अर्थ होता है, सबसे पहले हमको ये जानना चाहिए। नाजीवाद अथवा नासीवाद का जनक जर्मनी का एडोल्फ हिटलर था। नाजीवाद एक आंतरिक जर्मन प्रक्रिया थी जिसने उसके अधिकारवाद तथा राष्ट्रवाद की पुरानी जर्मन राजनीतिक विचारधाराओं को पुनः जागृत कर दिया। हिटलर का नाजीवाद सैनिकवाद, वीर पूजा, राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत, शक्ति ही अधिकार है के सिद्धांत, यहूदी विरोध, जर्मनी के लिए अतिरिक्त प्रदेशों की मांग तथा आर्य प्रजाति की श्रेष्ठता का समन्वय था। तो ये नाजीवाद के उदय के कारण जर्मनी की जो स्थिति प्रथम विश्व युद्ध में डमाडोल हो गई। जर्मनी बुरी तरह हार के बाद जर्मनों को अपमानजनक संधि करनी पड़ी। उसकी क्रम में हिटलर का यूरोप में उदय होता है। और हिटलर के उदय की पृष्ठभूमि क्या थी, अब उस पर विचार करें तो जर्मनी की जो तात्कालिक स्थिति थी उसमें हिटलर ने क्या किया था। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मन सेना में भर्ती होने के उपरांत उत्साहपूर्वक भाग लिया और फ्रांस और बेल्जियम पर जर्मनी ने आधिपत्य भी कर लिया। इस युद्ध में हिटलर ने असाधारण वीरता दिखलाई थी जिसके लिए उसे आयरन क्रॉस से सम्मानित किया गया था। उन्नीस सौ सत्रह में संयुक्त राज्य अमेरिका के युद्ध में प्रवेश करने से मित्र राष्ट्रों इंग्लैंड, फ्रांस और रूस की शक्ति बढ़ गई। फलतः 1918 में जर्मनी और उसके सहयोगी राष्ट्रों की पराजय हुई। इसके बाद जर्मनी का घटनाक्रम तेजी से बदला। युद्ध में पराजित होने पर जर्मन सम्राट कैसर विलियम द्वितीय ने गद्दी से त्याग दी और हॉलैंड चला गया। 11 नवंबर 1918 को नई सरकार ने युद्ध विराम की संधि पर हस्ताक्षर किया। जर्मनी में वेमर नामक स्थान पर राष्ट्रीय सभा की बैठक हुई। सभा ने वेमर रिपब्लिक की स्थापना की तथा वेमर संविधान 11 अगस्त 1919 को लागू किया। इसके अनुसार जर्मनी में संघीय शासन व्यवस्था लागू की गई तथा राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियाँ दी गई। इस गणतंत्र शासन के सरकार के समर्थक मुख्यतः समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेट्स थे। नई सरकार ने ही वर्साई की संधि पर 28 जून 1919 की अपमानजनक संधि की थी। इसकी जर्मनी में काफ़ी तीखी आलोचना हुई। सामाजिक स्तरीकरण में सैनिकों का महत्व बढ़ गया। राजनेता और सेना उग्र राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सम्मान की मांग करने लगे। जिस समय यह घटनाएं घट रही थी उस समय हिटलर आपात अस्पताल में भर्ती था। वर्साई की संधि सुनकर उसे काफ़ी अत्यधिक रोष हुआ। जर्मनी के अपमान के लिए उसने नेताओं को दोषी ठहराया। उसने राजनीति में प्रवेश करने का निश्चय किया। जर्मनी में स्थिति असंतोषजनक थी। गणतंत्र के समर्थक और इसके नेता नवंबर क्रिमिनल्स के नाम से पुकारे गए। हिटलर ने इस असंतोष को बढ़ावा देना आरंभ किया। जब वो हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर निकला तो 1919 में उसने
जर्मन वर्कर्स पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। उसने इसका पुनर्गठन किया और इस पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। अब उसने इसका नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रखा। बाद में इसे नाजी पार्टी के नाम से विख्यात हुआ और हिटलर इस दल का नेता या फ्यूरर बन गया। हिटलर गणतंत्र का विरोधी था। 1919 में उसने लुडेनडॉर्फ के साथ मिलकर गणतंत्रात्मक शासन का तख्ता पलटने के लिए प्रयास किया, किंतु वह विफल हो गया। हिटलर को मुकदमा चलाकर कारावास की सजा दी गई। कारावास से हिटलर की मुक्ति शीघ्र ही हो गई। कारावास में ही उसने मेरा संघर्ष यानी मेन कैंप का प्रथम भाग लिखा। इसमें उसने जनतंत्र के विरुद्ध असंतोष प्रकट किया तथा इसकी कटु आलोचना की। जेल से रिहा होकर वह प्रजा पार्टी नाजी पार्टी के संगठन में जुटा। हिटलर की नाजी पार्टी के कार्यक्रम उसकी लोकप्रियता बढ़ती गई। पार्टी के लाल रंग का झंडा जिस पर स्वस्तिक का चिन्ह बना हुआ था जगह जगह लहराया जाने लगा। हजारों लोगों ने नाजी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। इसकी शाखाएं पूरे जर्मनी में खुल गई। हिटलर को साधारण जनता, उद्योगपतियों और देशभक्तों, भूतपूर्व सैनिक पदाधिकारियों का समर्थन और सहयोग मिला। उन्नीस 1928 में नाजी पार्टी को जर्मन संसद राइक्सटाग में सिर्फ 2.6 मत मिले, लेकिन 1929 में आर्थिक मंदी के दौरान और उसके बाद नाजी पार्टी का प्रभाव बढ़ता चला गया। उत्साहित होकर हिटलर ने 1932 में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा, लेकिन उसमें उसको पराजय हुए। परंतु वह हतोत्साहित नहीं हुआ। उसने अपना प्रभाव इतना अधिक बढ़ा लिया कि राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने उसे 30 जनवरी 1933 को अपना प्रधानमंत्री चांसलर नियुक्त किया। चांसलर बनते ही उसने अपनी सत्ता सुदृढ़ करने और गणतंत्र को समाप्त करने का प्रयास आरंभ कर दिया। संसद के लिए चुनाव इस प्रकार कराए कि सिर्फ नाजी दल के लोग जीत सके। इस संसद का नाम तृतीय राइख रखा गया। फरवरी 1933 में उसने संसद में आग लगाने के बाद सभी नागरिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। कम्युनिस्टों तथा नाजी विरोधियों का सफाया किया गया। मार्च 1933 में एक कानून बनाया गया, इनेबलिंग एक्ट, जिसमें हिटलर को अध्यादेश का शासन करने का अधिकार दिया गया। इसका लाभ उठाकर हिटलर ने नाजी पार्टी के अतिरिक्त अन्य सभी दलों को, राजनीतिक दलों और श्रमिक संगठनों पर रोक लगा दी। गेस्टापो और अन्य विशेष पुलिस टुकड़ियों पर नाजी दल के विरोधियों पर आतंक का राज स्थापित किया गया। भाषण, प्रकाशन और संगठन पर रोक लगा दी गई। साम्यवादियों को यातना शिविरों में भेज दिया गया। अर्थव्यवस्था, सेना, न्याय एवं संचार माध्यमों को पूर्णतः नियंत्रण स्थापित किया गया। 1934 में हिंडनबर्ग की मृत्यु के बाद एक कानून पारित किया गया कि राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होना था, वरन राष्ट्रपति का पद चांसलर के पद में मिला दिया जाना था। इस प्रावधान का सहारा लेकर हिटलर ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों पदों को मिलाकर सारी सत्ता अपने हाथों में केंद्रित कर ली। इस प्रकार जर्मनी में हिटलर के अधीन सर्वाधिकारवादी टोटलिटेरियन राज्य की स्थापना हुई। वह देश का फ्यूरर नेता बन गया। उसने एक जनता, एक साम्राज्य और एक नेता, 1 पीपुल 1 एम्पायर एंड 1 लीडर का नारा दिया। 1945 तक वह जर्मनी का भाग्य विधाता बना रहा। इसके साथ ये चर्चा आज की यहीं समाप्त।